अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई चार्ज मूव करते हुए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स कितना होता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके लिए जब हमने एक्सपेरिमेंट देखा तो हमने पहली चीज क्या देखी कि वो जो फोर्स है वो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का वेग। और मान लीजिए कि ये कमरा जिस कमरे में हम आप बैठे हुए हैं उस कमरे को हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब किसी चार्ज ने इसमें एंट्री की, पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व की कि वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जर्व कर रहा था उससे वो किसी चीज पर अगर टक्कर मार रहा था यानी फोर्स अप्लाई कर रहा था तो वो उतनी ज्यादा थी। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज। यानी कि फोर्स जो वो अप्लाई कर रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके वेग के। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी कि अगर हमने उसको मान लीजिए कि इस कमरे से ले जाके दूसरे कमरे पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग था तो वहां पर हमने देखा कि उसके फोर्स में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। हो सकता है वहां ज्यादा हो गया या हो सकता है वहां कम हो गया। तो हमने ये मान लिया कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड से अगर ज्यादा था तो वहां पर फोर्स ज्यादा हो गया और अगर कम था तो यहाँ कम हो गया। तो यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, हमारा क्या रिजल्ट आया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि कमरा भी वही रखा, वेलोसिटी भी उतनी रखी, लेकिन एक चार्ज आया उसने हमारे हाथ पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन और दूसरा चार्ज आया उसने हमारे हाथ पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन। यानी कि जब हमने चार्ज को चेंज किया तो भी फोर्स में चेंज हुए। यानी कि फोर्स इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, Q क्या है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। ठीक, Q क्या है? चार्ज यानी कि आवेश। अब इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें तो एक नया मिल जाएगा F इक्वल्स टू QVB। जब हम ये साइन हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम प्लस इक्वल्स टू का साइन देते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं F इक्वल्स टू KQVB। ठीक, अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए क्या हम किसी कांस्टेंट को हटा सकते हैं तो आंसर होगा नहीं। हम किसी भी कांस्टेंट को अपने हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते हैं और ना हटा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जब हम कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने हिसाब से चेंज करके उस कांस्टेंट को 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इफ यदि Q इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 1 और कैपिटल B इक्वल्स टू 1 एंड F इक्वल्स टू 1 तो देन K इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमको एक रिलेशन मिल गया QVB। ठीक, अब एक रिलेशन हमको ये मिल गया है F इक्वल्स टू QVB। लेकिन एक चीज और, यहां पर हम एक चीज जानते हैं कि F हमारी क्या है? F इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब सदिश। सदिश वेक्टर क्वांटिटी है और V भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और B कोई भी फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड ले लीजिए, सारी फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमने एक चीज और महसूस की
कि जब हम किसी भी चीज को पर फोर्स लगा रहे थे और फोर्स लगा के उस चार्ज की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही थी, तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है जिधर मेरी हाथ की उंगलियां हैं, और कोई चीज इस तरह आके एंट्री कर रही थी, तो हमने एक चीज ये गौर की कि वो या तो अप जा रही थी या डाउन जा रही थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर वो टर्न हो रही थी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इन दोनों के डायरेक्शन से 90 डिग्री पर थी। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ वेक्टर F यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F यानी कि वेक्टर F का परिमाण निकालिए, तो फार्मूला आपका बनेगा QVB साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या होगा, देखिए Q की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो Q से मतलब खत्म हो गया। जिन दो क्वांटिटीज का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिन दो राशियों का आपस में सदिश गुणा होता है, उन दोनों के बीच की जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वही लिया जाता है। यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन V एंड B। ओके, तो ये आपका ये फार्मूला, आपको एक नया फार्मूला मिल गया। खत्म कर दिया, जानते हो हमको पूरा। अब देखिए आपने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ठीक, तो अब हम इसमें अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। केस 1, केस 1, केस 1, सपोज कीजिए कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और यही डायरेक्शन वेलोसिटी की है, वेग की है। ठीक, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी वेग की दिशा दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर है। क्या है? पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर है। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हम वैल्यू निकालते हैं F की, तो F इक्वल्स टू QVB साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो F इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करेगा तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि नो फोर्स। केस 2, सेकेंड केस हमारा क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से के अपोजिट हो, विपरीत हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या फोर्स अप्लाई होगा। तो F इक्वल्स टू QVB साइन, अपोजिट का मतलब होता है एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो QVB साइन 180 डिग्री का मतलब हो गया कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो F इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 0। यानी कि चाहे चार्ज उस पैरेलल एंट्री करे चाहे उसके अपोजिट एंट्री करे, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, नो फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। केस 3, एक और कंडीशन पर बात करते हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा।
तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, यानी कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी। और साइन 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 90 डिग्री होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स। ओके, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इस बेस पर हम एक डिफिनीशन बनाते हैं किस चीज की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमारे पास केवल एक फार्मूला है, वो फार्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि इफ यानी यदि Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड F इक्वल्स टू 1 न्यूटन, या F को 1 न्यूटन नहीं करेंगे तो अगर Q1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर V, यानी कि वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वल टू हो जाएगी फोर्स के। तो इस पर हम डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक फार्मूला था, अब हम एक डिफिनीशन निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसके बेस पर हमने ये निकाला था कि यदि Q1 हो, V1 हो और थीटा 90 डिग्री हो तो F इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब फोर्स के इक्वल हो जाएगी। इस पर हमारी डिफिनेशन क्या बनी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन, जिस लोकेशन पर भी आप उसको ले रहे हैं, जिस पॉइंट पर ले रहे हैं, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस, तब जो फोर्स वहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है बाय ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम, उसका चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, एंड मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एंगल V और B के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। यानी हमारी डिफिनेशन क्या बन गई, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी डिफिनीशन को हम हिंदी में देखें तो क्या होगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो। इतना समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके आप इस नोट्स बना लें। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट का, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट का। तो उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में बी की यूनिट होती है गॉस। टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम प्रैक्टिकली जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं गॉस। 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10⁴ गॉस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो यहाँ से जब हम बी निकालेंगे तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन क्यू बी। F का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है MLT-2, Q का होता है AT और V का होता है LT-1। अब देखिए यहाँ पर T-1 T आपस में कैंसिल हो जाएगा, L और L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा MT-2 और A ऊपर जाएगा A-1। यह आपका हो गया वेक्टर बी का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 टेस्ला आप किसे कहेंगे, तो 1 टेस्ला का मतलब है कि इसी फार्मूले में B इक्वल्स टू आप इसको 1 न्यूटन कर दीजिए, ठीक, अपॉन इसको 1 कूलाम कर दीजिए, इंटू इसको 1 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो हो जाएगी 1 टेस्ला, ठीक। यानी कि हमारी क्या डिफिनेशन बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कब होगी 1 टेस्ला? इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम experience a force of 1 Newton while moving with velocity of 1 meter per second at right angle to वेक्टर B। हिंदी में देख लेते हैं। 1 टेस्ला उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है जिसके लंबवत 1 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान आवेश पर लगा बल 1 न्यूटन होगा। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।